है ना। ओहो, क्या तस्वीर लिए इनकी? हाँ, ओह वाह, मेहर तुम्हारे पास क्या किताब है? विनीत, वो क्या कर रहे हो? इतने एक्साइटेड हो गए। लो 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 लो, कैसे ले रहे थे? लो, वाह, हाँ, नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम इसी किताब की बात कर रहे थे। सोपान जोशी ने लिखी है और ये भारत में आमों को लेकर जितना कुछ कहा गया है, सोचा गया है, उन सब का एक मौलिक चिंतन संकलन सोपान जोशी ने किया है। एलएफ ने इसे प्रकाशित की है। 799 रुपये की किताब है। और जिस तरह का आम से आपको जिस तरह का आनंद मिलता है, उस अनुपात में कीमत बहुत कम है। बस आपके पास वक्त होना चाहिए कि आप इस किताब को पढ़ेंगे और फिर आमों के बारे में, खाने से ज़्यादा उसके स्वाद के बारे में ज़्यादा जानेंगे। लेकिन हम यहाँ बुक रिव्यू करने नहीं आए हैं। हम फ़तेहपुर में आए हैं, जो उत्तर प्रदेश का आखिरी इलाका है। एक तरह से दिल्ली से करीब 70-80 किलोमीटर दूर है, पहले है। तो यहाँ हम आए हैं मैंगो रिव्यू के लिए। और हमारे साथ एक बहुत ही दानिशमंद इंसान हैं, जो बाग, आम, इन सब के बारे में ज़माने से लोगों को बताते रहे हैं, मीडिया के लोगों को। और ये लंगड़ा आम है। ये अभी छोटा आम है, बेबी लंगड़ा कह सकते हैं। ये जब पकेगा तो इसका स्वाद, इसकी खुशबू के ही क्या कहने हैं। मतलब तो ये जो बाग है 100 बीघे की बाग है ये। और इस बाग में दर्जनों सैकड़ों वैरायटी के आम हैं। हमने यहाँ पर अभी खाया भी अपने दोस्तों के साथ, जिसका वीडियो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से आम हमें पेश किया गया। लोगों ने रोगनी, जर्दा, लंगड़ा, रटौल आम के बारे में बहुत ही दिलचस्पी के साथ जानकारी दी गई। उसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा था। बहुत कम पहुंचता है दिल्ली के लोगों के पास, और कुछ ख़ास शौकीन रईस लोग रटौल को बहुत ही नफासत के साथ खाते हैं और इस सर्व उपलब्ध आम को अपनी बातों से, चर्चाओं से दुर्लभ बना देते हैं। तो हमारे साथ मेहर आलम साहब हैं। इनका एक कार्यक्रम भी काफ़ी मशहूर हुआ, आमनामा। तो मेहर साहब, हम शुरुआत में जी इतना सारा आम आपने खिला दिया, इतना बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। आम के बारे में कुछ भी जानते हुए ऐसा क्यों लगता है कि ये हमने सुना है, ये कुछ ये चीज़ें हैरान कम करती हैं? ऐसा क्यों है? मतलब क्या ऐसी चीज़ आप शुरुआत में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उनको लगे कि रुको ज़रा, इस वीडियो को देखो, मेहर आलम साहब बोल रहे हैं आम के बारे में, चुपचाप ख़ास आदमी की तरह बैठ के सुनो। देखिए, मैं एक बागबान का बेटा हूँ। अच्छा। और ये जो बाग आप देख रहे हैं, और यहाँ जो हमारा गांव था पहले, अभी कस्बा बना है शाहजहाँपुर, जो ज़िला मेरठ का आखिरी गांव है। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे उसके 95% जो उसकी ज़मीन है, वहाँ पे सिर्फ आम है आपको। अच्छा। और 5% में आपको लीची, आड़ू, नाशपाती वगैरह दूसरे फल हैं। तो ये बागों की रवायत बागों का मैं कहूँगा कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ये ऐसा यूनिक गांव है कि जहाँ पे इस कदर आम, उनका जितना लैंड एरिया है, हाँ, उस पे वो टोटल कवरेज जो है, अच्छा, वो मैंगो कवरेज है। चलते रहते हैं। हाँ जी। तो एक तो उस गांव के या कस्बे शाहजहाँपुर के ताल्लुक से मुझे ये बात बतानी है कि अभी भी एक बाग जो मेरे दादा ने लगाया था, इसाक खां उनका नाम था, वो आज भी
फल दे रहा है। और अच्छा, वो 1920 में वो बाग लगाया गया था। 1920 का बाग है। जी जी, वो तकरीबन 125 साल का बाग है। हाँ। और आज भी उसमें फ्रूटिंग हो रही है। और मेरे ख्याल से पूरे जंगल में पूरा जो हमारा बागों का इलाका है वो अकेला बाग है जहाँ पे हर साल फसल आती है, वरना आमतौर से ऑल्टरनेट ईयर्स पे फ्रूटिंग हो रही है और होता है। तो उसमें एक तो बाग 1920 में आपके दादाजी जो बाग लगाए, जी 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 कई पीढ़ियां जी हाँ, आपके परिवार की उसको खा रही हैं, मेरे या उससे बेटे ने कमा भी रही खाया है, हैं। तो उससे बहरहाल हाँ। वो हुआ। तो हैविंग सेड दिस, एक यहाँ की एक ख़ास बात ये हुई कि ये तकरीबन 1920 की दहाई का ये मामला है जी। जब यहाँ पे लोगों ने बाग लगाए थे। मतलब जैसे हमारे दादा ने, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के वो थे। आमन अब्दुल अहद था, नौशा था, और दशहरी चौसा और गुलाब जामुन वगैरह, ये तो था ही, लेकिन उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ थी। अब उनके नाम तो हमारी याददाश्त में हैं, या जो मैंने कुछ नोट किए हुए हैं उसमें हैं, लेकिन वो वैरायटीज़ ख़त्म हो गई। जैसे मसलन ये है कि आमन अब्दुल अहद अब नहीं मिलता। आमन अब्दुल अहद, कोई अब्दुल अहद साहब, आम का नाम है आमन अब्दुल अहद। आमन मीन्स मैंगो। मैंगो। अब्दुल अहद साहब कोई होंगे जिन्होंने उसका वो ग्राफ्ट किया होगा या उसको बना लिया होगा। तो इस तरह से आम के नाम या तो उस जगह के नाम पे होते हैं, जैसे चौसा है, हाँ। बिहार का आम है, आपके प्रदेश का आम है। हाँ। और चौसा वहाँ एक छोटी सी जगह है। हाँ। और उसकी एक तारीख है, मतलब हुमायूं और शेरशाह सूरी की जंग में, हाँ। जब शेरशाह ने फतेह हासिल की, 16वीं सदी की गालिबन बात है, 1543 और 39। जी जी। तो उस वक्त उन्होंने एक सेलिब्रेशन किया था, और उसमें उस चौसा आम का डेजर्ट बनाया गया था। ओह। तो ये एक हमें हिस्ट्री में मिलता है आम के ताल्लुक से। इस तरह जैसे रटौल जो है, जिसको हम बहुत बहुचर्चित आम है, वो ज़िला मेरठ का एक गांव होता था रटौल, जो अब बागपत ज़िले में आ गया है। तो वहाँ पे सबसे पहले 1905 में वो पेड़ एक डॉले पर, एक की बाउंड्री पे, किसी एक लड़का था जो इंटरमीडिएट का इम्तहान दे के आ रहा था वहाँ से, गाजियाबाद से कहाँ से, तो वो अपने गांव आ रहा था। वहाँ पे देखा कि एक आम पड़ा हुआ है आम के पेड़ के नीचे। वो उसने खाया तो उस आम के पेड़ को उसका स्वाद वो हो गया। तो फिर वहाँ पे पता लगा, उसने कहा कि पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म, अब हम नर्सरी वर्सरी करते हैं, इसी आम को प्रिजर्व करते हैं। तो ये सिलसिला हुआ। ऐसे ही अल्फांसो के बारे में ज़ाहिर है, वो तो पहला ग्राफ्टेड मैंगो आप कहेंगे कि जिसकी ग्राफ्टिंग का सिलसिला ये वो था, गोवा का कौन सा एक वो जर्नल था, उसने अल्फांसो दो अल्बुकर्की कुछ इसका इस तरह के। पर रटौल का जिक्र पाकिस्तान के संदर्भ में भी, हाँ, वो भी मैं अर्ज करूँगा। देखिए, वो फैमिली जिन्होंने वो किया था, यानी इस आम को प्रिजर्व किया और नर्सरी बनाई, तो उसी फैमिली के एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था अनवारुल हक। अच्छा, एक मेरे दोस्त हैं यहाँ पे राहत अबरार, अलीगढ़ में PRO थे और डायरेक्टर रहे उर्दू अकादमी वगैरह के। जी। तो ये वो ख़ानदान है, और उन्हों का बाग में ही ये सिलसिला शुरू हुआ। उनके एक चचा जो थे, वो माइग्रेट करके जब पाकिस्तान गए, तो कुछ कलम यहाँ से ग्राफ्टेड प्लांट्स ले गए थे, और बहावलपुर में उन्होंने वहाँ पे वो अपने लगाया पेड़। तो उन्होंने अपने बुजुर्ग के नाम पे उसको अनवार रटौल कहा। तो वो अनवार से बिगड़ के वो अनवर रटौल हो गया। अच्छा। तो अब वो पूरी, अब मैं UK में देखता हूँ, या ऑस्ट्रेलिया में भी हमने खाया, UAE में भी मिलता है, तो वहाँ पे वो अनवर रटौल के नाम से मिलता है। हमारे यहाँ का रटौल पता नहीं क्यों एक्सपोर्ट प्रमोशन हमारा शायद पुअर है, कि हमारे आम जो है वहाँ UK में नहीं मिलते, अलावा अल्फांसो के और कोई आम नहीं मिलता वहाँ पे, या केसर कभी कभी मिल जाता है। बाकी वहाँ के पाकिस्तान के सिंदड़ी, पाकिस्तान का चौसा, पाकिस्तान का अनवर रटौल, ये मिलता है। और इसकी बड़ी एक दिलचस्प तारीख है कि जब चाइना में ये 68 का ज़माना, शायद ये थे ज़ियाउल हक थे, कौन थे, एक उनके फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे आम लेके गए थे, जिन्होंने कॉमरेड माओ को, माओ सेतुंग को, वो आम की पेटियाँ दी। वहाँ पे आम के बारे में लोग जानते नहीं थे, तो एक बड़ा शोर मच गया कि भाई ये कोई ऐसा फ्रूट आया। और उनका कल्ट ऐसा था कि माओ के जितने भी लोग थे जो उसके चाहने वाले थे, उन्होंने कहा कि ये तो तबर्रुक है, यानी एक ऐसी चीज़ है, तो वहाँ वरदान है, हाँ वरदान है, ऊपर से आया। तो उन्होंने किसी अपने उसको, जो उनकी कोठरी थी, उनमें से किसी को दे दिया एक दो आम, और ये कर दिया। तो ये हालत हो गई थी कि वहाँ पे उन आमों को उन्होंने प्रिजर्व कर दिया फॉर्मल्डिहाइड वगैरह में, और इसमें उसमें, और वो जो दफ्तरों में और लोगों के घरों में वो एक जार रखा हुआ, जिसमें आम रखा हुआ। और फिर ये हुआ कि उसके रिप्लिका बनाने लगे लोग, और उसके बाद में वहाँ पे मैंगो प्लांट होता है। हालांकि वहाँ
देसी जो वहाँ का था Variety वो होता था था, लेकिन चाइनीज़ नहीं जानते थे 68 से पहले कि उस आम के बारे में। और आज की तारीख में इतना आम चाइना ने बना लिया है जो हिंदुस्तान के बाद में वो दूसरे हुए हैं। हम वर्ल्ड लीडर हैं और हमारी तारीख जो है कल्टीवेशन की 5000 साल की है और तकरीबन 2.5 करोड़ साल ये फॉसिल्स रिकॉर्ड जो देखा गया तो ये मालूम हुआ कि 2.5 करोड़ साल ये नॉर्थ ईस्ट में कहीं आम का दरख्त रहा होगा। तो हिंदुस्तान में आम की मौजूदगी सोचिए कि करोड़ों बरस से है और बाकायदा रेगुलर कल्टीवेशन जो हुआ है वो 5000 साल की तारीख है उसकी। तो दिस इज ऑल अबाउट। रटौल दिल्ली में भी क्यों नहीं मिलता है? जैसे हमारे बिहार में एक जर्दालू आम होता है, काफी नाजुक होता है, उसकी खुशबू भी रटौल के परिवार से मिलती जुलती है, लेकिन ना वो दिल्ली तक आ पाता है ना रटौल दिल्ली। दूधिया डीगा भी नहीं मिलता दिल्ली में। तो पटना में ही दूधिया डीगा के पेड़ खत्म हो गए वहाँ से। जी, तो इसकी वजह एक तो ये है कि लोग इसको देसी आम समझ के अचार का कट्टों में बेचने लगे। अब इसकी शनाख्त करने वाले भी कम लोग रह गए। जो लोग पुराने शौकीन थे जैसे हमारे वालिद या हमारे दादा या उनकी नस्ल के लोग, तो उनके बागों में मुख्तलिफ एक कंपटीशन सा होता था कि हर तरह की वैरायटीज देखें हमारे बाग में ज़्यादा है या उनके बाग में ज़्यादा, तो इस तरह ये प्रमोट होता था। अब जो है कमर्स इसको रेगुलेट करती है कि भाई बिकता क्या है, लंगड़ा बिकता है, चौसा बिकता है, गुलाब जामुन बिकती है या एक दो वैरायटीज दशहरी बिकती है। लेकिन शौकीन लोगों को पता है कि रटौल आम क्या है। रटौल कैसा है, जरदालू भी है यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जरदालू कैसा है, आमन अब्दुल अहद कैसा है। एक हाथी झूल आम होता था। हाथी झूल? जी जी, वो बहुत बड़े साइज का होता था और इसीलिए शायद उसका नाम हाथी झूल था कि वो बहुत बड़े साइज में, यानी 5-6 किलो तक का आम होता होगा। 5-6 किलो? हाँ। और फजरी जो जिसको फजली नाम है, फजरी भी तकरीबन 1 किलो से कम का तो नहीं होता जो 1 किलो में जो। अच्छा, आपने कहा कि जैसा कि आप बागबान के बेटे हैं जी, मैं थोड़ा सा इसके सामाजिक पहलू के बारे में जानना चाहता हूँ कि आम को लेकर किस तरह की रिश्तेदारियाँ रही हैं। आम के मौसम में रिश्तेदारों का आना जाना, मिलना, दावतें और शादियों में बागों के लेन देन के बारे में, आम के तोहफों के बारे में, इस तरह की किस तरह की मेमोरी जी स्मृति लेकर आप लोग बड़े हो रहे थे? देखिए हमारे यहाँ ये होता था कि जो जैसे आपने शादियों की बात की तो हमारे यहाँ बेटियों को भी हक दिया जाता था उस ज़माने में। मतलब ये था कि तो लोग अपनी बेटी को जहेज़ में बाकी चीज़ें तो देते थे लेकिन पता लगा 1 बाग या 2 बाग उसके नाम कर दिए। अच्छा। हाँ, ये भी एक रिवायत थी और यहाँ पे ऐसे लोग, मैं आपको मिलवाऊंगा, एक साहब यहाँ पे मौजूद है जिनकी बीवी को 1 बाग मिला था शादी पे। तो ये एक रिवायत थी। और आम के ताल्लुक से दावतों का सिलसिला तो देखिए मेरी उम्र, मैं 75वें साल में हूँ जी, और जब से मैं आम की मेमोरी मेरे ख्याल से 4-5 साल की उम्र से मुझे याद है कि कैसे हमारे घर में आम आते थे, कौन लोग आते थे। मेरठ से, शहर से कोई बैंकर थे, मेरे अब्बा के दोस्त हो, वो आया करते थे और उनके यहाँ हमारे वालिद थैलों में भर भर के आम, पता लगा वहाँ सुनार उनके कोई दोस्त हैं, वेद प्रकाश, उनके लिए ले जा रहे हैं। कोई रामकुमार बैंक में उनके कोई कैशियर दोस्त थे, उनके लिए ले जा रहे हैं। सारा मुफ्त में ही लेन देन हो जाता था, व्यापार कम होता था। व्यापार नहीं होता था। और देखिए ये बागों से अभी भी जो आमदनी है, जैसे हम लोग हैं जो बाग मालिक हैं, तो हमारा व्यापार नहीं, हम तो इसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे बाप दादा लगा गए हैं इस मीरास को बचाए रखें। वरना इससे आमदनी तो माफ़ कीजिए मतलब बहुत दूसरे कामों में ज़्यादा, पान बेचने वाला मुझसे ज़्यादा कमा लेगा जो लेकिन एक भावनात्मक लगाव है पेड़ों का। अच्छा, इन पेड़ों में जिसमें मैंने बाल्टी से कोई आधा किलोमीटर जाके पानी लाया हूँ, मैं अपने बाप के साथ मैंने डाला है, तो उन पेड़ों से दरख्तों से मेरा लगाव वैसे ही है जैसे अपनी औलाद से है या मेरे अपने बाप से है। तो एक जज्बातियत। तो यहाँ बहुत सारे पेड़ या ज़्यादातर पेड़ बहुत पुराने भी होंगे। हाँ, मैंने बताया ना कि 120 साल का बाग तो अभी भी खड़ा। 120 साल का? जी जी, 1920 का लगा हुआ। 1920 अब ये 2024, सॉरी नॉट 120 पर उससे पहले भी तो लोग आम खाते होंगे उससे पहले के समय के। ये देखिए हमारे गाँव की शाहजहाँपुर की तारीख ये है कि 1632 में एक अब्बास खां जो थे मुगल उसमें फौज में, एक 5000 वो यहाँ पे आए थे शिकार। मनसबदार, 5000 मनसबदार थे। हाँ, वो यहाँ पे आए तो ये जागीर शाहजहाँ ने उनको दे दी थी, यहाँ का जो इलाका है। और उसमें ये हुआ कि उन्होंने यानी जंगे उनका आपके ये नदी जो है कलकत्ता के पास, उसमें वो डूब के मर गए थे। हुगली में। जी जी, हुगली। तो उनका एक हाथ इसलिए पहचाना गया कि उसमें जो अंगूठी थी उससे उसकी पहचान हुई। तो वो हाथ हमारे गांव में दफन है और उनका एक कब्र है उसकी सिलसिले की।
तो वो यानी आप 1632 में जब वो यहाँ पे आए तो नेचुरली कुछ आम के पौधे भी साथ में लाए, और ये सिलसिला तकरीबन 450 साल से हमारे गांव में ये आम 450 साल। हाँ, 1632 से आप हिसाब लगा दीजिए। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मेरा हिसाब कमज़ोर है। और मैं तो हिसाब में ज़ीरो हूँ, तो आपका कमज़ोर है, मेरा हिसाब ज़ीरो है, तो हिसाब हो गया हमारा। तो देखिए इतने साल से, तकरीबन 400 साल से, यानी 8 साल के बाद पूरे 400 साल हो जाएंगे हमारे गांव को एस्टेब्लिश हुए हुए, तो तब से आम की रिवायत यहाँ पे है। लेकिन कलमी आमों का जो सबसे पहला बाग लगा था वो मुग़ल के दौर में, जहांगीर के ज़माने में, किराना एक जगह है ज़िला मुजफ्फरनगर में। वो एक उसके एक दोस्त थे जहांगीर के, और एक उनके गवर्नर भी थे अवध वगैरह के, 2 जगह के, इधर के अवध के और गुजरात के वो थे गवर्नर, और उनका नाम था मुकर्रब खां। अच्छा। उन्होंने वो बाग जो थे वो लगाया था, ये मेरे ख्याल से उनका ज़माना है 1618 वगैरह में वो लगाया था। तो उसके बाद जहांगीर वहाँ 2 बार अपनी फैमिली के साथ आए। तो पहला कलमी बाग, जिसको कहते हैं ग्राफ्टेड मैंगो का बाग, जो था यहाँ किराना जो जगह है वहाँ पे लगाया गया था। लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन 400 साल की रिवायत हमारे गांव में है। तो 1632 वगैरह। तो पूरा इसका इरिगेशन सिस्टम जो है, ये नहर नालियाँ जो बनी हुई हैं, ये सब पुराने ज़माने में ही से तय हो चुकी थी। कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ से नहर और नहरों से नालियाँ निकल रही थी, तो हमारे बागात जो हैं कुछ नालियों के करीब हैं और जो बिल्कुल अलग हैं, दूर हैं। हाँ, दूर हैं। तो उनसे फिर बाद में हमने बोरिंग ये करके उनका इरिगेशन इस तरह से किया। और अब तो नहरों का और नालियों का बहुत जाल बन गया है और लोगों ने बोरिंग भी लगा रखे हैं। आप किस आम को पसंद करते हैं? ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि आप तो हमें बहुत शौक से खिला रहे थे, ये लीजिए रोगनी जर्दा है, ये लीजिए गुलाब जामुन है। देखिए कई चीज़ें हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा मैं खुद खाता हूँ वो गुलाब जामुन खाता हूँ। गुलाब जामुन खाता हूँ। अच्छा। उसकी वजह ये है कि वो फाइबर उसमें बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। रसीला आम होता है और हल्की सी तुरशी उसमें होती है, यानी खटास होती है, और मिठास के साथ ज़रा सा टेस्टी लगता है। अदरवाइज़ मेरी हम जिस बात पे बहस करते रहे बिहार के लोगों से भी और उस पर भी, क्योंकि हालांकि वो बिहार से कर सकते हैं आप कि भाई नहीं, आपने रेटोल नहीं खाया तो डीगा को भूल जाएंगे आप, दूधिया। लेकिन कोई बिहार का आदमी ये मानने को तैयार नहीं है। अभी मेरी फेसबुक फ्रेंड है मिसेज अमिता पॉल, वो शी इज़ वेरी सेंटिमेंटल अबाउट इट, कि वो डीगा के बाद किसी आम का जिक्र नहीं सुनना चाहती हैं। और सब आम के लोग दीवाने हैं, फैन क्लब है अलग अलग आमों का, केसर का, हिमसागर का, सेंटिमेंटल वो है वैल्यू आम की, कि जिसको जो टेस्ट, यानी आप कोई इसमें ऑब्जेक्टिविटी तलाश नहीं कर सकते जर्नलिज्म की तरह कि आप रिपोर्टिंग बहुत वैसी कर दें। लेकिन यहाँ बड़ा सब्जेक्टिव मामला है कि जिसको पसंद आ जाए। जो क्या वो दीघा मालदा कैसा लगा? डीगा मैंने नहीं खाया, मैंने जर्दालू खाया, बहुत अच्छा आम है। और मैंने ज़ाहिर चौसा तो वहीं का आम है, लेकिन हम उनसे ज़्यादा पर यहाँ बीजू वैरायटी, अचार के वैरायटी जैसे बीजू आम का मैं बताता हूँ बीज की। देखिए आम का 1500 स्पीशीज नॉन स्पीशीज हैं, जो 1500 प्रजातियाँ स्पीशीज जिसको हम कहेंगे, तो वो रिपोर्टेड हैं साइंटिफिक लिटरेचर में। लेकिन आम की खासा ये नहीं है कि आप चौसे का या डीगा मालदा का बीज अगर लगा दें तो वो डीगा मालदा पैदा होगा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा। डीगा मालदा के अगर आपने 500 उस पर फल लगे हुए हैं और उनके गुठलियाँ, उनके बीज अगर आप लगा देंगे तो वो 500 वैरायटीज़ अलग होंगी, वो अलग कल्टीवार बन जाएगा। तो इसीलिए लोग अपने यहाँ ये जो बीजू आम है उसकी इसलिए अहमियत है कि जहाँ हमारी पुरानी वैरायटीज़ ख़त्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन, तो हमारे पास अब भी स्कोप है कि जो हमारे यहाँ बीजू वैरायटीज़ हैं उनको टेस्ट करें, उनको प्रिजर्व करें, और उसकी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो एक तरह से उसको अमीर बनाएं, उसको समृद्ध बनाएं। तो इनमें से ही कोई बहुत टेस्टी आम निकल आया आपको। आप बीजू खा रहे हैं जिसको अचार में लग रहा है, पता लगा पाल लगा के आपने खाया तो आप भूल जाएंगे फिर चौसे को, रेटोल को और दूधिया मालदा को। कोई उसका टेस्ट उससे बेहतर भी हो सकता है। दिल्ली में तो काफ़ी आम की पार्टियां होती हैं, पर उसमें ज़्यादातर दशहरी और लंगड़ा, दशहरी, लंगड़ा, चौसा ये वहाँ पे मिलती हैं। ये 3-4 आम नज़र आते हैं। और सफ़ेदा जो आंध्र प्रदेश की तरफ से आता है, जी, वो बैंगनपल्ली नाम है उसका। अच्छा, उसको सफ़ेदा यहाँ पे कह देते हैं उसको, वहीं का आंध्र प्रदेश। आपने कभी आम खरीद के खाया है कि नहीं? मैंने नहीं कभी नहीं।
आम कभी खरीदा नहीं? मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, मतलब मैं तकरीबन 30-40 साल दिल्ली में रहा हूँ। हाँ। लेकिन मेरे आम मेरे घर से ही जाते थे, मैं खुद लेके जाता था। मैं तो हर हफ्ते पर आता आपने था। आम खरीद के कभी नहीं? मैंने कभी नहीं खाया खरीद के। और ये एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आम का जो हमारे यहाँ यानी जिस तरीके से, हाँ। ये बात 70s की है कि मैं क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी वगैरह पढ़ी थी उस ज़माने में MSc अच्छा। में, तो हमें मालूम हुआ कि पेस्टिसाइड्स कितने ख़तरनाक वो हैं। यानी वो वाक़या शायद मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि रेटॉल, जब मैं 69 जुलाई में, और वो दिन भी मुझे इसलिए याद है कि उस दिन अब जो पहला आदमी चांद पे कदम रखा था, तो मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कदम रखा। क्या बात है। जुलाई का ही महीना था। तो आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके दो साथी, उन्होंने तो अलीगढ़ आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जा रहे थे और इधर अलीगढ़ आलम साहब सूटकेस लेकर अलीगढ़ जा रहे थे। और वो सूटकेस जो था वो चमड़े का सूटकेस था, चमड़े की अटैची थी, उसमें मेरे कपड़े थे और कोई 20-25 रेटॉल के पके हुए आम थे। रवि साहब, आप यकीन कीजिए, नो एग्जेजरेशन, इट्स ए प्लेन स्टेटमेंट ऑफ प्लेन ट्रुथ। वो ये है कि 8 साल तक वो अटैची मेरे पास रही, मेरे हॉस्टल में रहती थी, और जब भी मैं उस अटैची को खोलता था मुझे रेटॉल की खुशबू एकदम भक से आती थी। तो ये इतना खुशबूदार आम होता था, जो आज नहीं है। अब 8 दिन भी आप रख लेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि केमिकल के इस्तेमाल से, जो है फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से आम की खुशबू में असर पड़ा। आम की खुशबू, उसका अरोमा, उसका टेस्ट, सब में फ़र्क आया। आज जो आम आप खा रहे हैं, ये आज वो रेटॉल नहीं है जो मैंने खाया है अपने नौजवानी में या बचपन में। ये 70s के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं है कि हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम करें। ये देखिए, दुनिया पेस्टिसाइड्स के बारे में जागी कब है? ये 65 के आसपास, सन 65 के आसपास एक किताब आई थी। आइए हाँ, द साइलेंट स्प्रिंग। अच्छा। रेचल कार्सन, हाँ। ये एक मरीन बायोलॉजिस्ट थी, हाँ। खातून। इनकी किताब आई, तो जो वहाँ के अखबारों ने उसका रिव्यू किया, यानी अभी आप रुकिए, आप उन्होंने यहीं रुकिए। हाँ। उन्होंने पेस्टिसाइड्स के बारे में कहा कि अगर पेस्टिसाइड्स इसी तरह इस्तेमाल होते रहे तो एक दिन वो आएगा जब चिड़ियाँ चहचहाएंगी नहीं। द साइलेंट स्प्रिंग, स्प्रिंग आएगा लेकिन वो खामोश होगा, वहाँ चिड़िया नहीं होंगी। तो आलम साहब, ये सब भी आप पढ़ते रहते हैं? जी, आम से मुताल्लिक जो भी किताब जितनी मार्केट में आती हैं, अभी सोपान जोशी की आपकी कल मेरे पास भी आ जाएगी। ये आपने ऑर्डर कर दिया सोपान जोशी? मैं तो सोच रहा था कि आपको गिफ्ट कर दूं। बहुत शुक्रिया। वो बल्कि आप किताब की कीमत 799 बता रहे थे, मैंने 200 रुपये बचा लिए, 602 रुपये में आ रही। आप स्मार्ट हैं। इंटरनेट पर लिया। पर अगर आपने कहा कि आप आम से मुतल्लिक जो शेर व शायरी हैं, उनको जमा करते हैं। देखिए, मशहूर गालिब के ही हैं, लेकिन आप गालिब का भी बता सकते हैं। उनसे मेरी कोई अदावत नहीं है, लेकिन कुछ और शायर के बारे में बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, अकबर इलाहाबादी ने आमनामा लिखा। हाँ। वो इंटरनेट पे खूब मौजूद है। हाँ। अब उसके अशार मैं पढ़ के नहीं सुना रहा इस वक्त आपको। हाँ। अकबर इलाहाबादी का वो एक 6 वो हैं कि आम भेजिए और पहले दाम भेजिए, और फिर उस तरह का उसकी वो रदीफ काफिया है। अभी सागर खयामी साहब एक यहाँ के दिल्ली के शायर हैं, जो उनका बहुत प्यारा आम के ऊपर बहुत उम्दा नज़्म है उनकी। और एक सुहेल काकोरी भी एक साहब लखनऊ में हुए, उन्होंने बाकायदा पोइटिक एक उसका यानी मंजूम आम के ऊपर एक छोटा रिसाला लिखा है, आमनामे के नाम से। तो याद भी है आपको? इस वक्त याद नहीं आ रहा क्योंकि आप जब हाँ वो उसका अल्लामा इकबाल को उन्होंने कुछ आम भेजे थे, अकबर इलाहाबादी ने। तो उसको रसीद के तौर पर अल्लामा इकबाल ने एक शेर भेजा था कि कहाँ से चला लंगड़ा और लाहौर आया, और कुछ इस तरह का शेर था, मेरे ध्यान में इस वक्त नहीं आ रहा। एनीवेज, चल के कहाँ से कहाँ तक आया। हाँ, इलाहाबाद से लंगड़ा चला तो लाहौर आया, कुछ इस तरह का वो मिसरा था। तो उन्होंने रसीद के तौर पे ये उनको लिखा कि अकबर इलाहाबादी को एक रसीद। आप रफ़ीक भाई हैं, और एक मैं चीज़ और यहाँ पे आम के ताल्लुक से, मैंने एक पॉडकास्ट सीरीज़ की है जो 10 एपिसोड पे है आम के, जिसमें आम की हिस्ट्री, आम की पोइट्री, आम का सामाजिक, यूट्यूब पर है जी, यूट्यूब पे भी है, गूगल पॉडकास्ट पे भी है, और आपके ये जितने स्टेशन हैं, जाइए नहीं, आ जाइए रफ़ीक। हाँ, स्पॉटिफाई वगैरह सब पे है, सब पे है। तो मैं दर्शकों से कहूँगा कि आमनामा हम तो बहुत थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो बाकी बातचीत उसमें ट्रेड भी है, उसमें ट्रेड के बारे में भी है, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके गुलजार तक आम के ऊपर शायरी जिसने की है, गालिब से लेके या आम पे जिसने नहीं लिखा वो शायर क्या रहा होगा। बहुत उम्दा। तो इस तरह का एक हमने उसको किया था, कवर किया था।
और वहीं रफ़ीक भाई हैं जिनके न्योते पर हम आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आम की पार्टी हुई है अभी, और फिर ये खाना बन रहा है यहाँ पर। तो ये पूरा एक अलग ही व्यवस्था है खाने पीने का, खाने पीने की, और चीज़ें बन रही हैं। आप साफ़ सफाई देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़ा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आम की जब फसल का जब समय है, आपने एक बार फ़ोन किया था, मैं पटना में था, जी सर। कि बौर आ गए हैं। जी जी और बौर की खुशबू का आप वाह। वर्णन करने लगे थे। जी सर। क्या हो जाता है आपको देखते हैं तो? फिर मैं वो मैं आपसे सुनना वो चाहता हूँ। सर फरवरी के फर्स्ट वीक में हाँ जब बॉल निकलता है, हाँ तो हम जहाँ तक हमारे गांव का रकबा है वहाँ तक बाग ही बाग हैं। हाँ तो उसकी खुशबू में इस कदर मज़ा आता है। हाँ हमारे गांव की सरहद तक बाग ही बाग हैं। तो वो सर होता यह है कि खुशबू के मारे बस लोग दूर दूर से आते हैं कि यार मॉल तो खिलने लगा। हमने कहा खिलने लगा, तो बहुत लोग यूं ही आते हैं कि मॉल ही देख के आएंगे और उसकी खुशबू की मजा लेकर आएंगे। वो भी देखने के लिए वो आते भी हैं, सिर्फ देखने पके के हुए लिए, फल बस। नहीं, मतलब उस ज़माने फल नहीं होता, बल्कि बौर भी मॉल- देखने हाँ, आते। मॉल देखने कुछ लोगों को फोटो भेजना कर, कुछ लोगों को तो फोटो भेजने पड़ते हैं कि यार दिखाइए जरा मैंगो का फल कैसा आता हो। तो आप बोर नहीं हुए इतने सारे आम को देखते हुए? पूरी जिंदगी आपने आम के फसल में, सर, हमारी तो लगता होगा कि अब कुछ और करें। हमें बड़ी पहचान दी है इसने, हमारी रोजी रोटी है सर। हाँ। और फिर उसके अलावा हम बड़े किस्मत वाले आदमी हैं, हमें अल्लाह ने ऐसी चीज़ दी है। और अब तो सर आप बड़ी मुख्तसर वेराइटियाँ देख रहे हैं। मेरे बचपन में यहाँ साल से कम 350 वेराइटियाँ थी। लोग अब कमर्शियल आम लगाने लगे, लालची हो गए। उस ज़माने में लोग टेस्ट के लिए लगाते थे। मेरे बचपन में कम से कम वाकई कई सौ की तादाद में थे, लेकिन अब लोग कमर्शियल आम लगाने लगे और वो टेस्ट वाली जो वेराइटियाँ थी वो सब कटवा दी, ख़त्म कर। तो आप इतना बड़ा बाग है तो इसमें उन सब का को बचा नहीं सकते हैं? कुछ पेड़, कुछ नहीं सर, कुछ खास अपने दो दो एक एक पेड़ बचा रखे हैं। लेकिन पहले बाग के बाग होते थे। जैसे बहुत सारी वैरायटी हमारी जिंदगी में खत्म हो गई। लड़नकू था, फजरी थी, और एक कामन अब्दुल लहत होता था, एक वलियम होता था। वलियम वो अभी है ना। दूधिया हकीमुद्दीन नाम था एक का। एक का हाथी चिंगाड़ नाम था जो 5 किलो का हाथी झूल के नाम से था, और हाथी चिंगाड़ भी था। 2 थे वो, अकरम चाचा के बाग में देखे थे मैंने। तो सर यहाँ पर सारी वेराइटियाँ खत्म हो गई और अब ये कमर्शियल वेराइटियाँ लगाने लगे हैं लोग। आम को राजा क्यों कहते हैं? देखिए, इसका सबसे पहला तारीखी सबूत तो मैं ये देता हूँ कि 1935 में नवाब अहमद सईद खां चतारी लंदन रटोल के आम लेके गए जी। और वहाँ पे एक फ्रूट एग्जीबिशन थी, और वो 1935 में किंग ऑफ द फ्रूट्स, शहंशाह असमार, यानी फलों का राजा, सबसे पहले आम का खिताब जो वहाँ लंदन वालों ने दिया था इसको। ओह जी, 1935 से तब से ये सिलसिला चला आ रहा है कि आम को फलों का राजा कहते हैं हम लोग। और जाहिर है आम की इतनी वैरायटीज हैं, क्योंकि आप सेब खाएंगे और दूसरी चीजें खाएंगे तो उसकी इतनी वैरायटीज यहाँ नसीब नहीं फल है जो आदमी 3 दफे मुंह में लेता है, इसको 4 दफे ले लेता है। हाँ, तो इसको दिल नहीं भरता। और जो आप इसके खुशबू के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं ये कहूँगा कि माशूक के होठों से ज़्यादा मीठा, ये गालिब के लफ्ज़ हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसने अपनी मसनवी में उसको माशूक के होठों से ज़्यादा मीठा बताया है, लब शीरी से ज़्यादा उसको मीठा बताया है। और उसके अलावा आप जैसे पहली बारिश की तपती हुई ज़मीन पे जब पहली बारिश पड़ती है, उस खुशबू को अगर आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो आम की खुशबू क्या करेंगे? क्या बात है। या पहले इश्क की खुशबू जो होती है, क्या बात, उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो आम की खुशबू क्या बात, वो है वो आम की खुशबू। क्या आज का दिन बहुत ही शानदार रहा हमारा। अयास का यहाँ भाई जरा अपने बाग का अक्सर तजर्बा बताओ जरा। ये बाग कि बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जब आंधी आती है, जी जी, तो अब जब मैं आप लोगों को जानता हूं तो अब अफसोस होता है कि कहीं शाहजहाँपुर में बाग तो आपका मैसेज भी आया था एक बार के बाग सही सलामत है कि नहीं, आम सारे गिर तो नहीं आप बड़े हैं। परेशान थे उस दिन के भाई आंधी आई है। अयास साहब तो आंधियों में क्या होता है जब आप लोग आम का तो लेते हैं? आंधियों में जब आंधी आती है ना, तो हमारा दिल भी दहलने लगता है। दिल ये करता है वे होगा क्या, अल्लाह जाने। और जब आंधी आती है तो परेशानी रहते हैं सभी लोग। जब यहाँ कोरा आम ही आम बिछा हुआ मिलेगा आपको, 1-2 आम ही पड़ा हुआ मिलेगा, तो देखने के बाद दहशत तो लगती है भाई नुकसान हो जाएगा, ऐसा होगा जिसे नुकसान होगा, फिर भी सुकून रहता है। फिर भी देखते हैं कि जो करेगा अल्लाह बेहतर ही करेगा। पर दिल बैठ जाता है कि सारी पूंजी कहीं जी इसमें नहीं चली जाए। नुकसान भी हो जाता है और कभी कभार ओला भी पड़ जाता है, तो ओले से भी बहुत नुकसान होता है। मगर इस बार
ऊपर वाले पर वो सब रिस्क लेते हैं आप, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं। नहीं, उसका बचने का कोई रास्ता नहीं है, उधर रिस्क है हर टाइम। और वैसे भी हम पत्तों पे लेते हैं, इनका तो ये तो नसीब है, सब तकदीर है जब मुझे निकलता है। अच्छा, ये बौर भी नहीं आता है। जैसे अभी अगस्त में आम का बाग खत्म हो जाएगा, तो ये अब उसी इन बाग मालिकों से ठेकेदारी करेंगे कि भाई अगले साल की फसल फिर हमें दे दो। और वो कहेगा सब इस साल फर्ज कीजिए 10 लाख की है ये फसल यहाँ पे इनके पास, तो अगले साल वो कुछ बढ़ाएगा, उसमें कहेगा जी 15 लाख लूँगा। अब कुछ इसमें निगोसिएशन होगा 12 लाख में, फिर अगले साल के लिए ये खरीद लेंगे। तो जब तक इस पे आम पे ये पता नहीं कि कितना आम आएगा, तो ये बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। बस ये आइडिया से चलता है सब कुछ, सब आइडिया से चलता है। सर आंधी आती है आड़ती है मजर भाई, 1 लाख कट्टा गिरता है एरिया भर। वो सब उस हमारे आम का क्या होता है? 20 किलो का अचार अचार बनता है। अमचूर, अचार, कैंडी, ये सब ये जो है बनाने वाले वो जो जाते हैं। अचार कैंडी वगैरह आते हैं, वो आंधियों के सताए हुए आम से बने हुए होते हैं। जितना होटलों पे चलता है वो आंधी वाला चलता है। आंधी ये अब हम नहीं जानते थे। अब होटलों में आम का अचार मिलेगा तो कहेंगे जरूर, पूछेंगे जरूर कि ये आंधियों में तो नहीं गिरा था। आंधी वाला ही चलता हो जाता है, क्योंकि रेट सस्ते हो जाते हैं ना। आंधी वाले आम के रेट सस्ते होते हैं, रेट सस्ते होते हैं, 5-6 रुपए किलो का मिल जाता है। पर जब कोई फल नहीं, कोई बौर नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पत्तों पे देख के इसका दाम तय होता है। जी सर। बस मतलब आप बुलबुला देखकर समंदर का दाम ये वो कहते हैं कि लिफाफा देख के मजमून पढ़ लेते हैं। हाँ, तो उस तरह से करना। और ये पूरा जुआ है। हाँ? बिल्कुल, इट्स अ रिस्क। मैंने आपका पिछले साल का कोई तजुर्बा काम नहीं आता है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस बार का रंग या माहौल ऐसा दिख रहा है, हवा में खुशबू ऐसी है तो शायद आंधी ना आए। इस बार का ये सोच रहे थे, ये होता है सर इस बार में ये सोच रहे थे, इस बार ये पेड़ आ गए, इसमें इस बाग में 10 पेड़ आ गए और इसमें 30 पेड़ हैं, तो अगले साल हम उम्मीद करते हैं कि वो 20 पेड़ उस पे फसल आएगी, 10 पे नहीं आएगी। तो अकॉर्डिंगली ये एक एस्टिमेशन करते हैं। अब के ये था कि रेट अच्छा रहेगा, मगर रेट अच्छा नहीं मिला। लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा है इस बार, प्रोडक्शन तो ज्यादा है। तो इसकी चौकीदारी में भी काफी वक्त लगता होगा। ये चौकीदारी में काफी लोग रहते हैं, यहाँ से मेरे पास 100 से 125 आदमी रहते हैं, 125 चौकीदारी करने के लिए। जी 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 माशाल्लाह। इसको मैनेज करते हैं ना, आम तोड़ना, आम को ले जाना मंडी तक, सबका खाना यही बनता है मंडी तक, जी, जहाँ हम लोग खाने वाले हैं। जी जी ठीक है। पर आपका मेयर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, रफीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी। आपकी वजह से तो यहाँ की मंडी आबाद है। आपकी वजह से हमने सुना है बहुत सारे ट्रक लग जाते हैं यहाँ पे, भारत के हर जगह से आते हैं, दक्षिण से भी लोग आते हैं आम खरीदने। बांग्लादेश से भी आते हैं सर, बांग्लादेश वाले भी आते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, ओ ढाका से भी आते हैं। और सर किसी के साथ कोई चोर बाजारी आज तक कोई नहीं, किसी का पैसा लुटा हो, कोई राहजन हो, कुछ नहीं। नहीं, बहुत सभ्य गाँव है हमारा। तो आम ने यहाँ पर काफी लोगों को, चूंकि वो व्यापार के कारण आपको उस तरह से शालीन रहना सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर उसमें कोई भेद होगा तो फिर व्यापार पे भी असर पड़ेगा, वो विश्वास बना रहना। ये भी एक फैक्टर हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो एक पुराना पहले यहाँ पे काफ़ी पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे तो अब भी हैं, लेकिन उस तरह से पढ़े लिखे नहीं हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, पढ़े लिखे कम हैं। तो बहरहाल ये घर के आंगन में से ही सब मिलती है हमें। यहाँ ये पठानों का गांव है सर सारा, और यहाँ जमींदार है, हालांकि 26 बरादरियाँ रहती हैं, जमींदार सब एक ऐसा समझे छत के नीचे सब माँ बाप औलादों, एक माँ बाप। सर हमारा तो शाहजहाँपुर में वैसे भी खाली नहीं मिलेगा, सब में बाग ही मिलेंगे। मैंने बताया ना खाली नहीं मिलेगी कि 100% यहाँ ग्रीन कवर है, बाग है, 95% पे सिर्फ आम है, 5% पे लीची और नाशपाती वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया में जितना फल होता है हमारे यहाँ। और ये अब हम ये बातचीत यहाँ पर ख़त्म करते हैं, लंबी हो जाएगी, और हम आपको आपकी भूख को बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बात सही है कि मुझे बहुत प्यार मिला यहाँ पे, और बहुत ही इज़्ज़त से, बहुत ही दिल खोल के आम खिलाए गए। हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए थे। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि यही मौका आपके जीवन में भी आए। इसका एक सीधा सा आपको उपाय बताता हूँ। अच्छे लोगों से दोस्ती किया कीजिए। समाज में हर तरह के काम करने वाले लोगों का महत्व समझा कीजिए। वो आपको अलग अलग काम, अलग अलग उस काम के परिणाम तक ले जाएंगे, और अपने अनुभवों को आपसे साझा कर, अपनी चीज़ें जो वो बनाते हैं वो आपके साथ बांटकर आपको राजा बना देंगे। तो आम तो राजा है ही, लेकिन इस बाग में आकर इन लोगों ने
मुझे भी और हमारे दोस्तों को भी राजा बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।